नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। कंप्यूटर 2.0 में आज है क्लास नंबर 8। और क्लास नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैशे मेमोरी है, इस टॉपिक को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैशे मेमोरी में टाइप ऑफ मैपिंग क्या चीज़ होती है, कैशे इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ होती है, और भी डिटेल में हम चीज़ें पढ़ेंगे। और ये जो कैशे मेमोरी का जो टॉपिक है, यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं ज़रूर कंप्यूटर 2.0 में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये कैशे मेमोरी के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो डीप क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी 2-3 साल पहले भी पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी ट्रेंड है उसके हिसाब से ही इसको पढ़ाया जा रहा है। कैशे मेमोरी में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डीप जो है वो पहले से ही पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको पूरा कंप्यूटर का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक पेड बैच चल रहा है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। कैशे मेमोरी, देखो बेसिक चीज़ें जो हैं वो कैशे मेमोरी के बारे में वो आप पढ़ चुके हो। अगर आपने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ा है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं कि जो कैशे मेमोरी होती है वो फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है ना, इसमें फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता है कि कैशे मेमोरी जो है वो एक छोटी मेमोरी होती है, छोटा साइज़ होता है इसका, और ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। और नॉर्मली जो आपके कैशे मेमोरी है ये कहाँ पे प्लेस की जाती है? सीपीयू और मेन मेमोरी बोले तो रैम और सीपीयू के बीच में जो है इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी आपका फ्रीक्वेंट सीपीयू को जो भी डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो होता है वो हमेशा कहाँ पे रखा जाता है? कैशे मेमोरी में। कहाँ पे रखा जाता है? कैशे मेमोरी में, ताकि सीपीयू कैशे मेमोरी के पास चला जाए और वापस आ जाए, है ना। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर सीपीयू कहाँ पे चला जाएगा? मेन मेमोरी में, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा तो वो किसके पास जाके चेक करेगा? कैशे मेमोरी के पास चेक करेगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो। ठीक है, पहले आप अपनी लोकेलिटी में वो चीज़ को ढूंढोगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो लोकेलिटी में वो चीज़ नहीं मिली तो फिर आप मेन मार्केट में जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस कैशे मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों है? कैशे मेमोरी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि सीपीयू का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, रैम की जो स्पीड है, मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो कम होती है। तो इसमें क्या आ जाता है? लेटेंसी आ जाएगी, अगर मिसमैच होने की वजह से लेटेंसी आ जाती है। इसलिए जो जो भी सीपीयू को डेटा चाहिए होगा वो कैशे मेमोरी में रखे, क्योंकि कैशे मेमोरी की जो स्पीड है वो अच्छी खासी होती है, क्योंकि छोटी मेमोरी है तो फास्ट मानी जाती है। इनफैक्ट मेमोरी हायरार्की में जो आपके रजिस्टर्स हैं सीपीयू के अंदर वो सबसे फास्ट माने जाते हैं, और उसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है दैट इज कैशे मेमोरी। तो पर्पस क्या है कैशे मेमोरी का? इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको। इससे क्या होता है कि आपका जो मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको कम किया जाता है। क्या किया जाता है? रिड्यूस किया जाता है। आप सोचो सीपीयू को अगर यहाँ से यहाँ कुछ चीज़ लाने जाना पड़े तो टाइम लगेगा इसको। अगर वही चीज़ सीपीयू यहाँ से लाएगा तो कम होगा ना, मेमोरी एक्सेस टाइम उसका कम हो जाएगा। इससे आपकी ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब वाई कैशे मेमोरी इज नीडेड, वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि सीपीयू वर्क्स मच फास्टर देन रैम। सीपीयू की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है रैम के कंपैरिजन में। इफ सीपीयू वेट्स फॉर रैम एवरी टाइम सिस्टम परफॉर्मेंस डिक्रीजेस। ठीक है, सीपीयू अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार उसको मेमोरी के लिए रैम के हिसाब से रुकना पड़ेगा, इससे तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है कि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी, ताकि जो वो मेमोरी एक्सेस टाइम है उस मेमोरी एक्सेस टाइम को क्या किया जाए? कम किया जाए। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट में भी कह चुका हूँ। कैशे इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की, फास्टेस्ट मेमोरी इन मेमोरी हायरार्की अदर देन रजिस्टर्स। ठीक है, इट इज स्मॉलर देन रैम बट फास्टर, बट मच फास्टर। ठीक है, वैसे सबसे फास्टेस्ट पूछा जाए तो रजिस्टर्स, उसके बाद सबसे फास्टेस्ट पूछा जाए तो
कैशे मेमोरी। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल दी है यहाँ पे। अगर आपको समझ नहीं आता है कैशे मेमोरी, कभी काफ़ी बच्चे जो है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझो कि आप जो है वो टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, आप टेबल पे हो, ठीक है, और आप जो है वो यू आर लाइक सीपीयू, यू आर लाइक सीपीयू, टेबल पे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करते हो कि भाई आप आपको लग रहा है कि मैं आज ये पढ़ाई करूँगा। मान लो आप रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो और क्वांट की पढ़ाई कर रहे हो आज के दिन के लिए। तो आप क्या करते हो, वो तीनों बुक्स जो है वो साथ में लेके जा रहे हो, इस टेबल पे रख रहे हो, ताकि जब भी आपको कोई चीज़ पढ़नी होगी तो टेबल से ही उसको आप एक्सेस कर लोगे। हाँ या ना? अब मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने हर बार, जैसे मान लो आप रीजनिंग पढ़ लिया, अब क्वांट पढ़ना है, तो आपको पता था मुझे आज दिन में तीन चीज़ें पढ़नी है, रीजनिंग की कॉपी ले गया, आप पता चला क्वांट पढ़ना है तो लाइब्रेरी से जाके बुक लेके आ रहा हूँ, तो टाइम लगेगा इसको। हाँ या ना? इससे आपका एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे कि तीनों चीज़ें साथ में लेके गया, टेबल पे रख दी, अब जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ वहीं यूज़ करेगा, तो एक्सेस टाइम आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लाइब्रेरी एवरी टाइम, द स्टूडेंट कीप्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड बुक्स ऑन द टेबल, दिस सेव्स टाइम। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स क्या हैं बेसिकली? ये दे आर एग्जाम्पल ऑफ कैशे मेमोरी। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब ये जो कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल को कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022-23 के आसपास जेकेएसएसबी में, कि कैशे मेमोरी जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो प्रिंसिपल का नाम है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कैशे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये वही चीज़ है बेसिकली, एक ऐसा प्रोग्राम जो रिपीटेडली सेम मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करता है बार बार। क्या कह रहा है? ए प्रोग्राम टेंड्स टू एक्सेस द सेम मेमोरी लोकेशंस रिपीटेडली और नियर बाय लोकेशंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये वही चीज़ हो गया, नाम से भी पता चल रहा है आपको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से, कि भैया अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले आप उसी लोकेलिटी में वो चीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, अगर आपको वही चीज़ उस लोकेलिटी में मिल गई तो आपको मेन मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी प्रिंसिपल पे आपका कैशे मेमोरी भी काम करता है, दैट इज़ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं आपके कैशे मेमोरी के। फास्टेस्ट मेमोरी आफ्टर सीपीयू रजिस्टर्स, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सबसे फास्टेस्ट सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, बट सीपीयू रजिस्टर्स को हम मेमोरी की तरह उपयोग में नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन केस पूछा जाए तो सबसे फास्टेस्ट सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, और मेमोरी हायरार्की में जो सबसे फास्टेस्ट होते हैं दैट इज कैशे मेमोरी आफ्टर रजिस्टर्स। कहाँ लोकेटेड होते हैं? बिटवीन सीपीयू एंड रैम, जैसे मैंने ऊपर आपको डायग्राम भी बताई। स्मॉलर इन साइज देन रैम, रैम से काफ़ी छोटी होती है। मैंने आपको एक रूल बताया था मेमोरी, जब मैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, जो मेमोरी सीपीयू के जितना क्लोज होगी वो उतनी फास्ट होगी, ये रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 2 मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो मेमोरी भी उतनी फास्ट होगी। ठीक है ना? ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। इसको इस तरीके से समझो कि आप एक अलमीरा में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो। अब जो अलमीरा जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी आपको मिल जाएगी वो चीज़, है ना? अब जो अलमीरा जितनी बड़ी होगी उसमें उतने खाते होंगे, आपको ढूंढने में उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, कि जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होती है, और जो मेमोरी उतनी बड़ी होगी वो उतनी स्लो हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ भी एक्सपेंसिव पर बिट, इसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर बिट जो है वो काफ़ी महंगी होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, पर बिट के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो कैशे मेमोरी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करता है? इट रिड्यूसेस एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है। किसकी एग्जीक्यूशन स्पीड इम्प्रूव होती है? सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वर्किंग क्या है कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, आपने बार बार सुना होगा ये टर्म, आप काफ़ी बार सुनते हैं कि कैशे हिट, कैशे मिस, ये टर्म्स आप बार बार पेपर में या कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी। अब बेसिकली कैशे मेमोरी की वर्किंग किस तरीके से होती है उसको जानो यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1, सीपीयू रिक्वेस्ट डेटा। अब सीपीयू को डेटा चाहिए कोई, ठीक है, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, तो किसको चेक करेगा वो? सबसे पहले वो चेक करेगा कैशे को। हाँ या ना? अगर कैशे के पास वो डेटा मिला, डेटा मिलने को कहते हैं हिट कर गया।
ठीक है। जो डेटा उसको चाहिए था सीपीयू को, वो डेटा अगर कैशे मेमोरी के पास है उसको बोलेंगे कैशे हिट, कैशे हिट। और उस मेमोरी उस डेटा को रीड करेगा, रीड करेगा मतलब सीपीयू को दे देगा वो डेटा, ठीक है। और अगर वो डेटा नहीं मिला वहां पे तो उसको कहेंगे कैशे मिस। क्या कहेंगे? कैशे मिस। अब कैशे मिस मतलब कैशे में वो डेटा नहीं है। अब डेटा अगर कैशे में नहीं है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसको? मेन मेमोरी में, ठीक है ना। तो डेटा को रीड करेगा कहाँ से? मेन मेमोरी से। जब ये डेटा को मेन मेमोरी से रीड करेगा ना, अब इसको पता है ये डेटा उसको बाद में चाहिए होगा, तो वो मेमोरी वो जो है वो उसको मतलब जो भी डेटा उसको चाहिए होगा उसको कहाँ पे स्टोर कर देगा? कैशे मेमोरी में स्टोर कर देगा, ताकि दोबारा जब सीपीयू को रीड करेगा वो, तो वो वहीं कैशे मेमोरी में मिल जाए उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। समझ आया आपको कैशे हिट और कैशे मिस क्या है? ठीक है। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ आपको कि जब भी सीपीयू डेटा रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले कैशे मेमोरी में चेक करेंगे। अगर डेटा फाउंड होगा वहां पे तो उसको कहेंगे कैशे हिट, और जो कैशे मेमोरी है वो डेटा किसको दे देगी? सीपीयू को। अगर डेटा वहां पे नहीं मिला उसको कहेंगे कैशे मिस। तो उसके बाद जो सीपीयू की रिक्वेस्ट है वो किस पे चली जाएगी? मेन मेमोरी में चली जाएगी। वहां पे वो डेटा को ढूंढेगा, वहां से उसको डेटा मिलेगा तो वो उसको किसको दे देगा? सीपीयू को भी दे देगा, और साथ साथ में वो डेटा जो है वो कैशे में भी स्टोर कर देगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, कैशे साइज इज स्मॉल टू कीप इट फास्ट। कैशे के जो साइज है उसको छोटा रखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया है कि कैशे हिट और कैशे मिस क्या चीज़ होती है। व्हेन रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड इन कैशे दैट इज नोन एज कैशे हिट, ठीक है। अब इससे क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है कि आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको मिल गई आपकी लोकेलिटी में। कैशे मिस का क्या मतलब है? व्हेन रिक्वायर्ड डेटा इज नॉट फाउंड इन कैशे, कैशे में वो चीज़ नहीं मिली। अब क्या होगा? मेन मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको वेटिंग टाइम सीपीयू का बढ़ जाएगा। सीपीयू को वेट करना पड़ेगा ना, जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा क्या करेगा? वो वेट करता रहेगा, ठीक है। अब एक टर्म होती है हिट रेशियो। हिट रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू हिट्स अपॉन हिट्स प्लस मिस। इसका रेशियो है, मतलब रेशियो ऑफ कैशे हिट्स टू टोटल मेमोरी एक्सेसेस, टू टोटल मेमोरी एक्सेस, ठीक है। कितनी बार हिट हुआ और टोटल कितनी बार आपने मेमोरी को एक्सेस किया, हिट प्लस मिसेस, ठीक है। जैसे मान लो हिट जो है वो 90 बार किया, मिस जो है वो 10 बार की है, ठीक है। तो टोटल मेमोरी एक्सेस आपने कितनी बार किया? 100 बार किया होगा। तो हिट रेशियो क्या आ जाएगा? 90 अपॉन 100, दैट इज 90% जो है वो आपका हिट रेशियो था। 90% ऑफ द टाइम जो है वो आपको चीज़ें जो है वो कैशे मेमोरी में ही मिल गई थी, ठीक है। हायर हिट रेशियो होना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली आपको डेटा कहाँ मिल जाएगा? आपके कैशे मेमोरी में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस, कैशे मेमोरी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अब एक टर्म है कैशे मैपिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में ऑलरेडी आ रखा है, कैशे मैपिंग, ठीक है। अब ये कैशे मैपिंग क्या चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है। अब जब आपको कोई चीज़ जो है, अब देखो कैशे मेमोरी में तो पहले से चीज़ें नहीं होती हैं। आप बेसिकली चीज़ कहाँ से ले रहे हो? मेन मेमोरी से ले रहे हो, कहाँ पे? कैशे में। अब वो जब आप वहाँ पे वो डेटा को स्टोर करोगे, उस प्रोसेस को कहते हैं कैशे मैपिंग। क्या कहेंगे? कैशे मैपिंग। अब उस डेटा को कैशे में स्टोर करने के तरीके होते हैं अलग अलग, उसको कहेंगे हम टाइप ऑफ मैपिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग, ठीक है। इसको कैशे मैपिंग कहते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है? आप मेन मेमोरी से डेटा उठा के कहाँ पे रख रहे हो? कैशे मेमोरी में, जिसको हम कहेंगे कैशे मैपिंग। अब अलग अलग तरीके हो सकते हैं उस डेटा को कैशे में स्टोर करने के लिए, इसलिए टाइप ऑफ कैशे मैपिंग जो है वो एक आ गया आपका एसोसिएटिव मैपिंग, एक आ गया डायरेक्ट मैपिंग, एक आ गया सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एसोसिएटिव मैपिंग में होता क्या है, कुछ एग्जांपल समझ लो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये रैम है, ठीक है। इस रैम के यहाँ पे पहले समझ लेते। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है? एनी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड कॉपी इन एनी लोकेशन ऑफ कैशे मेमोरी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये बड़े सारे ब्लॉक्स हैं किसके? रैम के, ठीक है। और ये यहाँ पे कैशे मेमोरी है यहाँ पे।
अब मैं यहां से डेटा उठा के कहीं भी अगर स्टोर कर सकता हूं, इसमें कहीं भी स्टोर कर सकता हूं। ये सब चीजें किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ एसोसिएटिव मैपिंग में पॉसिबल है, जहां पे आप मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक, कोई भी डेटा ब्लॉक की बात हो रही है, कोई भी डेटा ब्लॉक उठा के कि कैशे मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में जाके स्टोर कर देंगे, कोई लिमिटेशन आपको वहां पे नहीं है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। ये सब चीजें किस में पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एसोसिएटिव मैपिंग में। तो क्या फीचर है इसका? कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि आपको डेटा कहाँ स्टोर करना, आपका जहां मर्जी आएगी वहां स्टोर कर दो। एडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, और इसका हाईएस्ट हिट रेशियो भी है। ठीक है, ऐसे में इसका रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका हार्डवेयर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से चीजें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सपेंसिव हार्डवेयर आ जाएगा, ये याद रखना, एक्सपेंसिव हार्डवेयर। ठीक है, कम्प्लेक्स सर्चिंग हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको आपने कोई तरीका नहीं बताया कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। इसकी वजह से जो सर्चिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो नोट या याद करने वाली बात क्या है एसोसिएटिव मैपिंग में? एनी ब्लॉक एनीवेयर इन द कैशे, एनीवेयर इन द कैशे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि आप इस तरीके से समझो कि ये 1 2 3 है, 1 2 3 ये मेन मेमोरी है, और यहाँ पे कैशे है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मतलब 1 को मैं 1 में डालूंगा, 2 को 2 में डालूंगा, 3 को 3 में डालूंगा, तो ये आ गया डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कोई? आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू ए फिक्स लोकेशन इन कैश, मैप्स टू ए फिक्स लोकेशन इन कैश मेमोरी। इनकी पहले से ही फिक्स किया जाता है कि किस ब्लॉक को कहां पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो की फीचर क्या है इसका? की फीचर है फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, चाहे आप ब्लॉक देखो, मान लो मैंने ब्लॉक 0, ब्लॉक 512, ब्लॉक 102, पहले से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इसको कैशे लाइन 0 में स्टोर कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है, तो अब आपको ये चेंज नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, चीप ही है, लो कॉस्ट पड़ती है इसकी, और इजी इंप्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कैशे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लोअर हिट रेशो, इसका हिट रेशो जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी के कंपैरिजन में इसका हिट रेशो जो है वो कम होता है, ये भी याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग है ना, इसमें कुछ नहीं है, कुछ चीजें यहां से उठा ली, कुछ चीजें यहां से उठा ली, एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड एसोसिएटिव मैपिंग, मोर फ्लेक्सिबल देन डायरेक्ट मैपिंग। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ रहा था आपको, ठीक है, और इसमें एक्सपेंसिव का इशू आ रहा था आपको, दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, इसको ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया डायरेक्ट मैपिंग से, और कम एक्सपेंसिव बना दिया एसोसिएटिव मैपिंग से। ठीक है, तो बन गया आपका नया सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, अब इसमें बेसिकली यही जो है वो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स में कौन सी मैपिंग का इस्तेमाल होता है? दैट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वर्किंग कैसे करता है? मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन विद इन ए पर्टिकुलर सेट। ठीक है, अब मान लो मैंने यहां से ये मेन मेमोरी है 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे मैंने सेट बना दिया, जैसे मान लो ए बना दिया, बी बना दिया। अब ए के अंदर जो है वो मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए, इसके अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए। अब मैंने यहाँ पे मान लो इस ए को स्टोर करना, ए के अंदर ही स्टोर करना। अब मैं यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, कहीं भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेमोरी ब्लॉक कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन विद इन ए पर्टिकुलर सेट, ये चीज आपको याद रखनी है। कंपैरिजन टेबल यहाँ पे बताया गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है एसोसिएटिव की सबसे हाई है, कॉस्ट भी एसोसिएटिव की सबसे ज्यादा हाई है, कंप्लेक्सिटी भी एसोसिएटिव की सबसे ज्यादा हाई है, हिट रेशियो भी सबसे ज्यादा है, स्पीड तो सबकी हाई होती है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड सबकी हाई है। ठीक है, अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्ट में सबसे कम होती है, लोवेस्ट है यहाँ पे। कॉस्ट जो है इसमें भी कम पड़ती है, सबसे कम। कंप्लेक्सिटी जो है सबसे कम है, और हिट रेशियो भी कम है, सबसे कम। सेट एसोसिएटिव मैपिंग में है, क्योंकि यह एक हाइब्रिड मॉडल है, तो सभी चीजें जो है वो मीडियम में रखी गई हैं। ठीक है, राइटिंग इनटू कैश। अब राइटिंग इनटू कैश क्या होता है? जैसे मान लो सीपीयू ने कुछ डेटा कैशे मेमोरी से लिया। ठीक है, जब वो सीपीयू को वो डेटा चाहिए था, अब काफी बार क्या होता है कि सीपीयू उस डेटा को मॉडिफाई करता है, क्योंकि जरूरत होती है उस डेटा को मॉडिफाई करने की, तो बाद में जाके वो डेटा वापस स्टोर तो करेगा ना, वो मेन मेमोरी में भी जाके स्टोर करेगा और कैशे मेमोरी में भी जाके स्टोर करेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं राइटिंग इनटू कैश।
क्या कहते हैं, राइटिंग इनटू कैश। व्हेन सीपीयू मॉडिफाइज डेटा, द अपडेटेड डेटा मस्ट इवेंचुअली रीड द मेन मेमोरी, रीच द मेन मेमोरी। एक्चुअल में आपको बाद में क्या करना है, वो जो सीपीयू ने डेटा को मॉडिफाई किया, असल में वो डेटा आपको रैम में भी जाके स्टोर करना पड़ेगा, वो जो मॉडिफाइड डेटा है। तो द मेथड यूज टू अपडेट मेमोरी इज कॉल्ड राइट पॉलिसी, उसको क्या कहते हैं, राइट पॉलिसी कहते हैं। अब टाइप ऑफ राइटिंग इनटू कैश, कैशे में राइट करने के क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, एक है राइट थ्रू, एक है राइट बैक। ये भी पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। राइट थ्रू और राइट बैक में क्या फर्क है, राइट थ्रू में होता क्या है, व्हेन सीपीयू राइट्स डेटा इनटू कैश द सेम डेटा इज इमीडिएटली रिटर्न इनटू मेन मेमोरी। मतलब जब सीपीयू जो है, सीपीयू डेटा स्टोर करेगा किस में, आपके कैशे मेमोरी में और मेन मेमोरी में, अगर वो साइमल्टेनियसली दोनों में स्टोर कर दे, कैशे मेमोरी में भी स्टोर कर दे मॉडिफाइड डेटा और मेन मेमोरी में भी स्टोर कर दे आपका मॉडिफाइड डेटा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं राइट थ्रू। क्या कहते हैं, राइट थ्रू। राइट बैक में क्या होता है, राइट बैक में क्या होता है कि सीपीयू पहले सिर्फ कैशे मेमोरी में मॉडिफाई करेगा और रैम में जाके बाद में मॉडिफाई करेगा, ठीक है। अब इसका दिक्कत क्या होगा फिर, जब सीपीयू रैम कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी में दोनों को एक साथ राइट करेगा, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसमें तो इसने सिर्फ क्या किया, इसमें तो इसने सिर्फ कैशे मेमोरी में लिख दिया, उसने बोला मेन मेमोरी में बाद में कर लूंगा, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली। राइट थ्रू में क्या होता है कि आपके कैशे मेमोरी और रैम दोनों अपडेट होते हैं साइमल्टेनियसली, ये याद रखेंगे आप। राइट थ्रू इज इक्वल टू कैशे एंड मेन मेमोरी अपडेटेड टुगेदर। यहां पे राइट बैक में क्या होता है, डेटा इज रिटर्न ओनली इनटू कैशे इनिशियली, मेन मेमोरी इज अपडेटेड लेटर व्हेन दैट कैशे ब्लॉक इज रिप्लेस्ड, ठीक है। रैम में बाद में चीजें अपडेट की जाती हैं, सबसे पहले उसमें की जाती हैं। तो उसका कंपैरिजन टेबल भी मैंने यहाँ पे बताया है कि रैम को कब अपडेट किया जाता है, राइट थ्रू में इमीडिएटली, ठीक है, राइट बैक में लेटर ऑन। ये सब चीजें जो है, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स मैंने आपको समझा दे यहाँ पे। तो स्पीड राइट थ्रू की थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू राइट बैक में, ठीक है। कंप्लेक्सिटी जो है वो राइट थ्रू में सिंपल होती है, क्योंकि दोनों चीजें आपने एक साथ कर दी है ना, बाद में कोई झंझट रखा ही नहीं। तो राइट बैक में कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रैम को भी बाद में अपडेट करना है, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम डेटा आपको कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी में भी कहां पे मिलेगा, राइट थ्रू ऑपरेशन में या फिर राइट बैक ऑपरेशन में। क्योंकि राइट थ्रू ऑपरेशन में आप दोनों चीजें एक साथ करते हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि डेटा की कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। कि डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब सेम डेटा दोनों जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो राइट थ्रू में डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो हाई होती है, मेमोरी ट्रैफिक भी इसमें हाई होता है। तो ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है यहाँ पे कैशे इनिशियलाइजेशन का। उस कंसेप्ट में ये टर्म्स होती हैं, एक वैलिड बिट और एक डर्टी बिट। कैशे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हो, या फिर आपका प्रोसेसर रिसेट होता है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा उस कैशे मेमोरी को आप रिसेट कर देते हो, क्लियर कर देते हो, तो आप कैशे मेमोरी को तैयार करते हो दोबारा से, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेटस दिखाने के लिए कुछ बिट्स होती हैं जो आपके कैशे मेमोरी का स्टेटस दिखाती हैं। एक होता है वैलिड बिट, एक होता है डर्टी बिट। वैलिड बिट का स्टेटस अगर 0 है, इसका मतलब ब्लॉक के अंदर कोई यूजफुल डेटा नहीं है, कैशे मेमोरी के अंदर कोई भी यूजफुल डेटा इस समय पे नहीं है। अगर वैलिड बिट का स्टेटस 1 है, इसका मतलब ब्लॉक के अंदर कुछ वैलिड डेटा पड़ा हुआ है, कैशे मेमोरी के अंदर कोई वैलिड डेटा पड़ा है। अब ड्यूरिंग कैशे इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब कैशे को पहली बार हम तैयार कर रहे हैं, ऑल वैलिड बिट्स आर जनरली सेट टू 0। जब मैं कैशे को किसी डेटा में कैशे मेमोरी में फीड करना चाहता हूं, तो पहले कैशे को क्लियर तो करूंगा ना, पुराना हिसाब क्लियर कर दूंगा, तो कैशे को किस पे सेट कर दूंगा, 0 पे। उसी तरीके से जो ये डर्टी बिट, ये जो राइट बैक ऑपरेशन है ना, राइट बैक ऑपरेशन ये वाला, जब मैंने कहा कि मैं बाद में लिखूंगा, पहले कैशे में लिख देता हूं और मेन मेमोरी में बाद में जाके लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब डर्टी बिट जो है दैट इज ये राइट बैक कैशे के टाइम पे यूज होता है, इट इज यूज ओनली इन राइट बैक पॉलिसी। डर्टी बिट जो है वो अगर 1 पे सेट है,
इसका मतलब डेटा इन कैशे हैज चेंज बट नॉट येट रिटर्न इन रैम। जैसे मैंने ऊपर कहा आपको, अगर डर्टी बिट 1 पे सेट है, 0 पे सेट है, तो इसका मतलब दोनों चीजों में डेटा जो है वो लिख चुका है, सेम डेटा है दोनों में, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है कैशे इनिशियलाइजेशन का। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कैशे मेमोरी बिफोर नॉर्मल ऑपरेशन बिगन्स, ठीक है। जैसे कंप्यूटर को जब आप बूट कर रहे हो, बूटिंग के टाइम पे आप कैशे को भी स्टार्ट करते हो ना, इनिशियलाइजेशन, या प्रोसेसर आपने रिसेट कर दिया या आपने कैशे को क्लीन कर दिया, ठीक है। तो उस समय आप कैशे मेमोरी को प्रिपेयर करते हो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। अब क्यों कैशे इनिशियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है? व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स कैशे कंटेन्स इनवैलिड डेटा। जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो कैशे मेमोरी में तो इनवैलिड डेटा पड़ा है, क्योंकि उस डेटा की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। देयरफॉर कैशे एंट्रीज आर क्लियर्ड, स्टेटस बिट्स आर रीसेट, कैशे बिकम्स रेडी टू यूज, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स है यहाँ पे, ये स्टेप्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आपको पूछे जाते हैं कि बताओ ये किस प्रोसेस से चीजें, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कौन सा होता है। आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑल कैशे एंट्रीज मार्क्ड आर इनवैलिड, ठीक है। उनको सारे जितनी कैशे एंट्रीज पहले से हो रखी है वो इनवैलिड है। अब आप वैलिड बिट को किस पे रिसेट कर देते हो? 0 पे रिसेट कर देते हो। तो उसके बाद कैशे वेट्स फॉर सीपीयू रिक्वेस्ट, सीपीयू जो है वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, और उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है वो कैशे में लोड होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास कुछ में इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो नीचे जो है वो कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।